अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और अब हम उसकी थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहले तो आपको इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू देते हैं कि इस एक्सरसाइज में सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब ये कि आपको इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट दी गई होती है, आपने सबसे पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और उसके अंदर जो जो बातें लिखी हुई होती हैं ना, जो जो गिवन डाटा होता है उसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद हमने जो फाइंड करना होता है उसको भी साथ ही लिख लेते हैं। तो जो बच्चा वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना सीख जाता है वो उसको सॉल्व करना तो सीख ही जाता है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना और ये सीखना कि इसमें क्या पूछा गया है, हमने क्या करना है, वो आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। इसमें कहा गया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इफ़ 42। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हों तो उनका सम 42 होगा। तो हमने बताना है कि वो कौन से इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो सम 42 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है। इंटीजर्स का मतलब तो आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं, जो नंबर होते हैं, डिस्क्रीट नंबर्स वो होते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि पैर दर पे आने वाले एक के बाद दूसरा जो आता है। लाइक अगर इंटीजर्स की बात की जाए 0 +-1 +-2 ये वाले होते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब कि एक तरतीब में आने वाले जो नंबर्स हैं 1 2 3 भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 2 3 4 भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब हमने ऐसे 3 नंबर फाइंड करने हैं जो कंसेक्यूटिव हों और उनका सम आ जाए 42। तो जाहिर सी बात है, हम दिमाग से अगर सोचेंगे तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनको जमा करके आंसर 42 आता होगा। लेकिन जो हमने बात दिमाग में रखनी है वो रखने के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के एक के बाद दो दूसरा नंबर आता हो और फिर उनको जमा करें तो आंसर भी 42 ही आए। तो अब हमने वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो अब हम ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने के लिए ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास a +1 और a +2 ये 3 जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम लोग अब a को फाइंड कर लेते हैं, अब a +1 a +2 क्यों लिया है? फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है तो 1 से अगला जो होगा वो उसमें एक प्लस करने से आएगा जो कि 2 बन जाएगा, और 2 से अगला जो होगा वो उसमें 2 से अगला जो होगा उसमें उसके अंदर अगर हम a1 था ना हमारे पास, हम क्या प्लस करेंगे आएगा तो वो 2 होगा। तो इसलिए ना a +1 और a +2 जो है हमें कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब आपने इसके बाद ये देखना है कि इसमें कंडीशन क्या दी गई है। मतलब इफ़ के साथ जो भी बात लिखी हुई होती है हमेशा वो कंडीशन होती है। उन्होंने ये कहा है कि जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं a +1 a +2, अगर हम सबको ऐड करते हैं तो आंसर 42 बनता है। तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन लिख लेते हैं जो जो उन्होंने बोला हुआ है। ये हमने जो 3 नंबर सोचे हुए थे वो थे और इनका सम क्या है 42 के इक्वल है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3a + 3 = 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो a +1 कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है कि इसमें से 3 कॉमन ले लिया, इधर लाके डिवाइड कर दिया। लाइक अगर इस तरह हम कर लेंगे 3a +1 = 42 आएगा। तो a +1 क्या आ जाएगा, 42/3 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो यही बनता है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 14 - 1 और a = 13। अब देखो, अब हमारे पास एक a आ गया है, एक इंटीजर a है। एक तो हमारे पास इंटीजर क्या था a, अगला इंटीजर जो होगा वो 13 + 1 मतलब कि 14 होगा, और उससे अगला इंटीजर अगर हम लोग देखेंगे वो 13 + 2 मतलब कि 15 होगा। अब देखो कि ये 3 कंसेक्यूटिव भी हैं। लाइक 13 के बाद 14 आता है और 14 के बाद 15 ही आता है, और इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर 42 ही आएगा। ठीक है, तो यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि हमने 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं कि अगर हम उनको सम करें तो आंसर 42 आ जाए। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको सम करने से आंसर 42 आता होगा, लेकिन जो असल मुद्दा है इसमें वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव मेंशन था इसलिए हमने a +1 और a +2 लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर हम a के अंदर 1 प्लस करें तो a से नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा, a के अंदर 2 प्लस करेंगे तो a से सेकंड वाला नंबर बनेगा, लेकिन आपस में वो कंसेक्यूटिव ही रहेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आया है, 13 14 और 15। तो 13 14 और 15 आपस में कंसेक्यूटिव हैं, क्योंकि 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15 आता है।
ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है और पिछले वाले से थोड़ी सी चेंज भी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो ये आसानी से हल हो सकता है। तो उन्होंने हमें ये कहा है कि डायग्राम शोज, कौन सी डायग्राम, ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बनी हुई मिल जाएगी। ये शो करिए राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है कि जब हम लोग एक सीधी लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल ही बना रही होती है, ठीक है। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, जो हमारे पास लाइन ए सी है या जो साइड उसकी ए सी है, उसकी लेंथ हमें गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया भी हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने ए बी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो बात है इसमें, हमने सबसे पहले जो गिवन चीज़ें होती हैं, जो हमें समझ आ रहा होता है, क्लियरली उसके अंदर लिखा हुआ होता है ना, उसको लिख लेना होता है। एक तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, वो हमने लिख लिया है। दूसरी साइड पे हमें एरिया ऑफ लेंथ ऑफ साइड की, एक साइड है ए सी हमारे पास, उसकी लेंथ पता है कि वो √3 + √5 है, वो भी लिख ली, ठीक है। ये बेस क्यों लिखा हुआ है ये भी आपको बताती हूँ। अब हमने लेंथ ऑफ ए बी जो है वो निकालनी है कि ए से बी तक जो है वो क्या लेंथ बनती है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला है जो बहुत ही वेल नोन है और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी इसको याद करने का। अगर जो एक ट्रायंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब इस जो लेंथ की साइड है, जो ए सी है, उसको उन्होंने कहा हुआ है कि ये जी बेस है। बेस होने का मतलब ये है, और ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर भी इसको बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। जो उर्दू में जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए किया है कि ये वितर है, ये अमूद है, और ये कायदा इसको बुलाते हैं, ठीक है, उर्दू में। तो अब जिस लाइन पे जो सीधी लाइन खड़ी हुई होती है, जो एंगल बना रही होती है, वो हमेशा एल्टीट्यूड होता है, और जो थोड़ा सा तिरछा होता है वो हमेशा अमूद होगा या अमूद कह रही हूँ, सॉरी, वतर होगा या हाइपोटेन्यूज होगा। और जो नीचे ये लाइन है ये भी जाहिर है बेस होगी, क्योंकि एक ट्रायंगल की 3 ही साइड्स होती हैं, एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज और बेस, ठीक है। तो बेस हमें गिवन है, एल्टीट्यूड हमने निकालना है, ठीक है। जब आप मैथ पढ़े होते हैं तो आपको थोड़ी सी मैथ की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, जो यही है बेस, एल्टीट्यूड और इस तरह, ठीक है। बेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। तो अब आपने कोई ऐसा कोई मेथड अप्लाई करना है कि आपको एल्टीट्यूड मिल जाए। तो क्योंकि हमें एरिया गिवन था, थोड़ा सोचने पे हमें ये पता चला कि अगर हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एल्टीट्यूड आ जाता है, तो हो सकता है उससे हमारा काम बन जाए, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है, जब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप सिर्फ ये होता है कि इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमें पता है उसको हम पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास हल होने वाली कोई फॉर्म बनती है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 + 15 इन स्क्वायर रूट, ठीक है, वो तो लिख लिया। दूसरी तरफ 1/2 है। बेस हमारे पास, जिसको लेंथ ऑफ साइड कहा था, बेस कहा था, या ए सी जो हमने कहा था वो है, इसको आप लिख लोगे √3 + √5 और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमारे पास ए बी है, तो ये भी हमने फाइंड करना है, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद जब हमने ये बना लिया, ठीक है, उसके बाद तो सिंपल हमने मैथ के रूल्स अप्लाई करते जाना है। क्या है कि अगर 2 है, इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। दूसरी साइड पे देखो, ये जो चीज़ है √3 + √5, ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ही इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए बी बचेगा जो हमने निकालना है, ठीक है। अब इस तरह के फॉर्म से तो हम लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हमें पता है कि किस तरह इनको सोल्व करना होता है। अब हम थोड़ा सा इसको सीधा करके लिखते हैं कि अगर ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 2 × √15 ओवर √3 + √5। अब हमें बिल्कुल आसानी से पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आपको पता याद आएगा कि इस तरह के फ्रैक्शंस को हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते थे। रैशनलाइजेशन अगर हम नाम भी करें, अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम रैशनलाइजेशन क्यों करें, ठीक है, ए बी निकालना था, अब हमारे पास ए सी के जो भी था, दूसरा एरिया था, वो भी इस तरह के कोई फॉर्म में गिवन था, हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े तो लास्ट लाइन पे मेंशन है कि हमने लेंथ ए बी निकालनी है, उस आंसर की शक्ल कुछ इस फॉर्म में हो कि √3 हो और यहाँ पे भी √3 हो, मतलब ये इस तरह की कोई फॉर्म हो। लेकिन हमारे पास ये जो फॉर्म है इस पर कहीं पे भी √3 नहीं है, मतलब एक जगह है
लेकिन हम कुछ भी कोशिश कर लें तो ये फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि रैशनलाइजेशन से हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म जो हमें चाहिए वो बन जाए। तो रैशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि जो हमने डिनोमिनेटर में होगा उसके दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फिर जब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो हमारे पास शायद कोई खातिर ख्वाह शक्ल बन जाए। ठीक है, √3 माइनस √5 ही होगा। और नीचे आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ आज मैं ये फॉर्मूला नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों को काफ़ी आइडिया होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 3 - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - 5 क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आइडिया कि 3 - 5 क्या होता है, वो तो हम बाद में देखते हैं। अब ऊपर वाले जो दो हैं वो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। मैं अब किस तरह से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ये आपने देखना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखें 5 और ओवर में आ जाएगा -2। अब मैंने किस तरह से मल्टीप्लाई किया, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ इस तरह आ गया। फिर जब ये 2√15 मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों को मसला यहाँ पे आता है कि किस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो स्क्वायर रूट के बाहर वाली टर्म है वो स्क्वायर रूट से बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ये अंदर वाला 15 इस अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये अंदर वाला 15 इस अंदर वाले 5 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम कि कोई हमारे पास देखने लायक शक्ल बन जाए। नीचे -2 किस तरह से आएगा, 3 - 5 करेंगे तो -2 ही आएगा। 2√3 को तो हम बिल्कुल दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते। 2√5 को भी हम लोग दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे रहने देते हैं। हाँ बता, इसका कुछ ना कुछ किया जा सकता है कि 2 इंटू अगर 15 दिन कितना होता है 45, और यहाँ हम 45 लिख लेंगे -2। अगर इसको सॉल्व करें तो 15 5 होता है। आई डोंट नो कितना होता है क्योंकि हमने बचपन में इतने ज़्यादा पहाड़े नहीं पढ़े, तो लिहाजा हम कैलकुलेटर कर लेते हैं। 15 5 75 यानी कि 75 जिसको उर्दू में बोलते हैं वो होता है। तो ये आ जाएगा नीचे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने और कुछ सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करनी है कि हमारे पास 45 और 75 को किस तरह से एडजस्ट किया जाए। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो ये देखने का बहुत ही आसान तरीका है जिसको उर्दू में हम लोग तहज़ीब बोलते थे और आप लोग एलसीएम भी बोल सकते हैं। 45 का अगर हम एलसीएम लें 5 पे करें तो 9 आएगा, और अगर हम 9 को, और हमें पता है कि 9 1 9 होता है, तो 45 को हम लिख सकते हैं 5 × 9, और 5 × 9 किस में है, स्क्वायर रूट में है। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर रूट अगर हम करें, अब अलग अलग इसके स्क्वायर रूट करके देखते हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 बाहर आकर 5 अंदर चला जाता है। किस तरह अभी मैंने किया थोड़ा सा डायरेक्ट है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस फॉलो किया तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई कि 5 × 9 के बाद हमने ये स्टेप कैसे किया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 75 के साथ भी हम कुछ इस तरह का ही मामला करने वाले हैं। 75 को देखते हैं हम। सबसे पहले 5 पे करके देखते हैं कि 5 1 5, और ये आ जाएगा 15, और 15 के बाद अगर हम करना चाहें इसको फिर 5 पे करेंगे, और 5 3 15 और 3 एकम 3 होता है, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 5√3 होगा। ठीक है, तो हम 75 को लिख सकते हैं 5√3, और 45 को लिख सकते हैं 3√5। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको हल करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। 2√3 को कुछ नहीं किया, -2√5 को भी कुछ नहीं किया, +2 है तो, और 2 को तो वैसे ही रहने देंगे, और 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5, -2 को कुछ नहीं करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 5√3, और ओवर में वही बात क्या आ जाएगा -2, और हम निकाल कर रहे हैं एल्टीट्यूड मतलब AB। अब देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स जिनकी सेम होंगी वो आपस में जमा माइनस हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। 2√3 है और दूसरी तरफ 10√3 है। सॉल्व करेंगे तो -8√3 आ जाएगा। सिमिलरली 3 2 6 √5 -2√5 तो 4√5 ओवर -2 है। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि -2 दोनों के बटे में अलग अलग से डिवाइड हो जाएगा। आंसर आएगा 4√3 -2√5 A B के ऊपर बार शो करती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। साथ में सेंटीमीटर लगाना लाजमी है, यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही डीपली स्टडी किया।
स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि एक डायग्राम गिवन है, एक साइड की लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है, ठीक है। अब दूसरी साइड हमें निकालनी है। अब कौन सी साइड हमें निकालनी है और कौन सी साइड हमें गिवन है, ये हमें डायग्राम से पता चला कि हम बेस हमें गिवन है और एल्टीट्यूड हमने निकालना है। अब हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि जिसमें बेस और एल्टीट्यूड दोनों आ जाए, एरिया भी कवर हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलावा वो और कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद एक ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है कि जिसको हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि रैशनलाइज क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि हमें इस पार्टिकुलर फॉर्म में आंसर चाहिए, जिसमें √3 और √5 इन्वॉल्व थे। ए और बी इंटीजर्स थे, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म निकालने के लिए हमने इसको रैशनलाइज़ किया। अब रैशनलाइज़ ही क्यों किया, क्योंकि इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का सबसे अहम जो मेथड है या सबसे अच्छा जो मेथड है वो फ्रैक्शन वाला ही ये रैशनलाइजेशन वाला ही होता है। रैशनलाइज़ करते हुए हम लोग 1-2 फॉर्मूला यूज़ करते हैं और एक और 2 छोटी छोटी बातें हैं कि हम लोग तजज़ी करने के बाद देखते हैं कि प्रॉपर स्केयर किसका बन रहा है और उसको फ्री कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया, इसको सिंप्लीफाई किया। आई नो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप लोग प्रैक्टिस करो तो। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ए भी हमने निकाल लिया। और एक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना इसके बगैर कोई नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3, जो पिछले से ही मिलता जुलता है तकरीबन, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, वो आपको सॉल्व करते हुए बताऊंगी, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अ रेक्टेंगल हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 over √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ a + b √2। सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए वो क्या है कि रेक्टेंगल क्या होती है। बहुत से बच्चों को पता होगा और कुछ अगर हमारे जैसे नालायक बच्चे हैं उन्हें नहीं भी पता होगा। नालायक नहीं कह सकते, थोड़े से केयरलेस बच्चे, कि रेक्टेंगल वो होती है जिसकी सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ये और ये इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होंगी, मुझसे एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनी, ठीक है। तो एक साइड की लेंथ ये हो गिवन है और दूसरी साइड की लेंथ भी ये गिवन है। एक्चुअल में चारों साइड की लेंथ गिवन है, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है और विड्थ ये है। आपकी मर्जी है, जिसको लेंथ कह लो जिसको विड्थ कह लो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, कोई राइट एंगल नहीं है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हमें पता है हमने एरिया फाइंड करना है, ये बिल्कुल सीधा सा उन्होंने बता दिया हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। तो ये कुछ फॉर्मूला जैसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप मैथ पढ़े हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल देखा जाए, लेंथ क्रॉस विड्थ है, लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है। हम लोग लिख लेते हैं 2 + √18, ठीक है, लेंथ है, और विड्थ अगर देखी जाए तो 5 - 4 over √2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये गिवन है तो मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करती हूँ ताकि एक लाइन में हो जाए, ठीक है। तो 10 आएगा, 2 जब 10 5 से मल्टीप्लाई होगा, -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 over √2 आ जाएगा, +5 √18 आएगा, -4 √18 over √2 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मज़ीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 10 तो वैसे का वैसे रहेगा, +5 √18 पे भी फ़र्क नहीं पड़ा, -8 over √2 पर भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या बनता है, 4 वैसे ही रहेगा, और √2 के अंदर जैसे ही टर्म्स इकट्ठी होंगी तो वो 18/2 हो जाएगा। जैसे ही वो 18/2 होगा तो वो 2 9 × 18 हो जाएगा, और 9 का √3 होता है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि 5 √18 वैसे ही, -8 over √2 भी वैसे ही, +10 भी वैसे ही, -4 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 3 क्या होता है, 12, और 10 में से अगर हम 12 निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, -2 बचता है। तो 5 √18 -2 -8 over
2 है, ठीक है। 8/√2, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब 18 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 9×2, जैसे हमने बिल्कुल पीछे किया था। तो 5 स्क्वायर रूट में हम लोग लिख सकते हैं 9×2 माइनस ×2 के बाद ये -2 वैसे ही आ जाएगा, -8/√2 भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये लिख लें 5 × 3 √2 -2 -8/√2 को तो खैर हमने छेड़ा ही नहीं ना, तो फ़र्क कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट 3 किस तरह से आ जाता है, ये आपको प्रीवियस वीडियो से आइडिया होगा, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा 15 √2 -2 सिंपल और -8/√2। तो अब आगे सॉल्व करने का कोई जवाब या कोई तरीका हमें नज़र नहीं आता। एक ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा एलसीएम देके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एरिया को मैं एक दफ़ा ए से डिनोट कर रही हूँ, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में भी वही एक बात है कि जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द एरिया और फॉर्म ये कि जो भी आंसर आएगा उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, ए और बी की जगह कोई ना कोई इंटीजर्स आ जाएंगे और √2 आएगा। लेकिन हमारी शक्ल जो दिखाई दे रही है √2 हमारे पास है। अगर ये वाली टर्म ना होती तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ये वाली टर्म भी है, तो हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि आंसर हमारे पास ये आ जाए। तो जहाँ पे भी इन क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन नज़र आएगी, आपका फ़ौरन दिमाग जाना चाहिए रैशनलाइजेशन की तरफ। तो हम 8/√2 को करेंगे रैशनलाइज। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो पूरी टर्म है, ये इनके साथ पड़ा हुआ है, तो किस तरह रैशनलाइज हो सकता है। तो बिल्कुल रैशनलाइज हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता होगा, आप लोग फ़ौरन अपने माइंड में रिवाइज करो कि रैशनलाइज करने का क्या तरीका है। हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है फ्रैक्शन के साथ, तो मैंने वैसे वो लिख लिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 15 को तो छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल, और -2 वैसे ही रहने देंगे। ऊपर आ जाएगा -8 और नीचे आ जाएगा सिंपल 2। अब सिंपल 2 किस तरह से है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये देखने के बाद आपको पिछला भी आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस तरह सिंप्लीफाई कर रहे थे। यहाँ पे भी हमने भी सिंप्लीफाई करके ये लिखा, तो किस तरह से आया। तो √2 क्रॉस √2, उसका 2 √2 का स्केयर कुछ इस तरह से होता है, और स्केयर हमेशा स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि जो स्केयर रूट होता है इसकी वैल्यू बेसिकली 1/2 होती है, और जब हम लोग इस तरह करते हैं कि 2 के ऊपर 1/2 और बाहर भी एक 2, तो ये 2 से कैंसिल होके आंसर सिंपल में सिर्फ एक ही 2 बच जाता है। तो वही किया हमने। अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्यों, अगर जो देखो जो एक जैसी टर्म है √2 अब इसको सॉल्व करेंगे -2 + 11 ये आ जाएगा एरिया, और एरिया हमेशा इसका यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर में क्यों होता है किसी और वीडियो में कभी कहीं और डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट 3rd एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत डिटेल में हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।